सो लास्टली हमने सॉल्यूशन केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर स्टार्ट करने के बाद हमने देखा था कि पर्टिकुलरली उसका क्या क्या यूज़ होगा, ओके, जिसमें से भी हमने एक एक मार्क के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके, वो डिस्कस किए थे। देन टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, और उसमें से भी एक एक मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है और बड़ा भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी हमने देखा था टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में। और एक एक मार्क के तो पूरा टेबल ही है, ओके, सो वो याद रहना चाहिए। पिछली बार कोई एक नहीं याद रहा था, वो कौन सा था, तुम्हें याद नहीं था, वो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा था? सॉलिड इन सॉलिड, वेरी गुड, यस, ओके। सो वो सारे हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं। एंड उसके बाद हमने देखा था कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, ओके, ये सॉल्यूशन में दो ही तो है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो कितना सॉल्यूट डालेंगे तब जाके, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखे थे कि भाई 2 ग्लास है, वाटर सेम अमाउंट में भरा हुआ है, एक में 1 चम्मच शुगर डाल दिया, इसमें 10 चम्मच शुगर डाल दी, और टेस्ट करके तो बोल सकते हैं ये ज़्यादा मीठा है, ये कम मीठा है। तो उसको हमें डिनोट करना है कि ये ज़्यादा मीठा है, ये कम मीठा है। हर चीज़ को ऐसे टेस्ट कर सके तो बता नहीं सकते, ओके। तो ऐसा उनके ऊपर लेबल ही लिखा होगा जिससे ही तुम बोल सकते हो कि भाई इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है। तो वो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने देखी थी। तो हमने देखा मास बाय मास, पहला उसका फॉर्मूला क्या था, याद है? मास बाय मास परसेंट, तो सॉल्यूशन, यस, करेक्ट, इनटू 100, यस, परसेंटेज निकालने थे इनटू 100। सो मास बाय मास में क्या किया हमने कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूट पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सेम सॉल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन उनका वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ द solute in unit mass of the solute ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम में सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml इनटू 100, ओके। सो मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देन हमने देखा था ppm। तो मैंने एक जनरल टर्मिनोलॉजी भी बता दी थी कि सपोज 15 ppm NaCl का सॉल्यूशन है, कितना? 15 ppm NaCl सॉल्यूशन। तो मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ? 15 मिलीग्राम ऑफ NaCl इन 1 लीटर। यही था, याद आ गया, ओके। उसका मीनिंग क्या है कि जैसे मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास पानी है और उसके अंदर थोड़ा क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है CHCl3, और मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? 20 ppm CHCl3 इन वाटर, 20 ppm CHCl3 इन वाटर। उसका मीनिंग क्या हुआ? 20 मिलीग्राम mg, 20 मिलीग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ऐसा है। जब ये कब यूज होता है? जब बहुत ही छोटा पार्ट्स हो, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि ये मिलीग्राम है और ये लीटर है, लीटर को ml में करेंगे तो 10⁻3, और यहाँ पर भी हमने मिली लिया है, तो एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन मतलब कितना? 10⁻6 आएगा। डायरेक्टली बोलना हो तो 1/10⁻6 भी बोल सकते हैं हम, ओके। सो पार्ट्स पर मिलियन ppm, तो ये चौथा, ओके। पांचवा मोल फ्रैक्शन देखा था। सो मोल ऑफ द कंपोनेंट जिसके फाइंड करना है, सपोज मुझे मोल ऑफ x और से मोल ऑफ a फाइंड करना है, a और b मिलके पूरा सॉल्यूशन बना हुआ है। सो मुझे मोल ऑफ a फाइंड करना है, तो x ऑफ a इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ a अपॉन मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, यस। तो वो था मोल फ्रैक्शन। देन उसके बाद क्या था? उसके बाद था, ये क्या हो गया? पांचवा हो गया, यस। तो दो बाकी कौन सी? मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी मतलब देखो मैंने बताया था, मोलारिटी में कौन सा आता है? स्मॉल m या बड़ा m? बिग M। और मोलालिटी में स्मॉल m, अच्छा। देन क्या था? मोलारिटी। मोलारिटी में आएगा क्या? क्या आएगा बोलो? मोल, मोल है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर कॉमन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन पक्का, दोनों में नहीं। सपोज मोलारिटी,
तो मोलारिटी की हम डेफिनेशन और से फॉर्मूला क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यस इन लीटर में लेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा मोलारिटी, यस। एंड मोलारिटी तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो वही है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में सॉल्यूशन आया। सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी ही एक हमारा कॉन्सेंट्रेशन का टर्मिनोलॉजी है जिसमें क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, राइट। ओके, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। और अब आज हमें टॉपिक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। क्या टॉपिक पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी। देखो एकदम सिंपल वर्ड में फिर से सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वही क्या कि पानी लिया, हमारा वही फेवरेट एग्जांपल, पानी, उसके अंदर शुगर डाल दिया, डिसॉल्व कर लिया, पानी उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, डिसॉल्व कर लिया। तो ये जो सॉल्यूट है वो कितना डिसॉल्व हो सकता है और हो रहा है, ओके, वही पूरा हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी में भी। यहाँ पर तो अब इसके पहले तो हमने कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्वांटिटेटिव बता दिया, क्वांटिटेटिव तो बता दिया कि भाई ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इतने मोल्स है, इसकी मोलारिटी इतनी है, इसकी मोलालिटी इतनी है, ये सब हमने क्वांटिटेटिव बता दिया। अब हम कितना कर सकते हैं, ये कितना कर सकते हैं, ये तो कर लिया है ऑलरेडी। तो जो कर लिया है उसको डिनोट करने के लिए हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखी, लेकिन कितना कर सकते हैं, मतलब जितना चाहिए इतना कर सकते हैं। जैसे कि भाई एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया मैंने जिसमें 200 ml ऑफ वाटर है, तो उसमें मैं कितनी शुगर डिसॉल्व कर सकता हूं, कितनी कर सकता हूं, जस्ट गिव अ एजम्पशन। 1 स्पून, 2 स्पून, 3, 4, 5, सपोज ऐसा समझो कि 5 डाल दी, डिसॉल्व हो गई। और जैसे ही मैंने छठी स्पून डाली, ऐसे किया, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, नीचे जाके बैठ गई। तो ये क्या बन गया, याद करो, ये क्या बन गया, ये बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड हो गया, मतलब जितने भी ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी, वो जगह शुगर ने ऑक्यूपाई कर ली और वहां बैठ गई। अब कोई जगह है ही नहीं, कोई जगह है ही नहीं, तो जो भी मैंने नया शुगर डाला वो नीचे जाके बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी में अंदर पानी के वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाने की उसके पास जगह है ही नहीं, फुल्ड हो गया, सैचुरेटेड हो गया। डन। तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ये सैचुरेटेड हो गया क्या कि मैंने छठी स्पून डाली, अब वो नहीं हो रहा है। हम कुछ करके, क्लास 9 में पढ़ा था हमने, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये छठी स्पून भी डिसॉल्व हो जाएगी। क्या कर सकते हैं, ये डाल दी, वो क्या कर सकते हैं, और पानी ऐड कर, यस, वन वे इज कि और पानी ऐड कर दिया। जैसे ही हमने और पानी ऐड किया तो ये जो छठी स्पून है वो भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। वन वे, करेक्ट, वेरी गुड। और भी एक वे है, हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। हमने 9th में देखा था कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो अगर तुम गर्म करोगे वो सॉल्यूशन को, ओके, जैसे कि अभी वही सॉल्यूशन है, वही 1 ग्लास 200 ml, छठी स्पून डाली तब वो सैचुरेटेड हो गया था, लेकिन अब वो वाटर पहले से कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस का था। अब मैं थोड़ा गर्म पानी ले रहा हूँ 40 डिग्री सेल्सियस का। अब उसमें मैंने 10 स्पून डाल दी ना, तो भी वो डिसॉल्व ही होती जा रही है, डिसॉल्व ही होती जा रही है। और 11th वाली डाली तो वो सैचुरेटेड बना। तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। डन, ओके। तो यही हमें ये कंसेप्ट में समझना है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी होगी, कौन कौन से फैक्टर है जो कितना सॉल्यूट अंदर जा सकता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, वो फैक्टर को समझना है। वो फैक्टर के रिलेटेड कौन कौन लोगों ने, मतलब 2 लोग ही आएंगे, एक तो आएगा हेनरी और दूसरा आएंगे डाल्टन, मतलब हेनरी जी और डाल्टन जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओके। सो उन लोगों ने क्या क्या लॉज दिए वो आएंगे, और ये सब क्या समझा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं सिंपली यही कि भाई सॉल्यूट इतना हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तुम अगर इसका ये और बढ़ा, मतलब फैक्टर्स भी देखेंगे हम कि भाई जैसे अभी एक फैक्टर हमने देखा कि सॉल्वेंट बढ़ा दो तो भी सॉल्यूट ज़्यादा कर सकते हैं।
दूसरा फैक्टर देखा, टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमें ये थियरी में डिस्कस करनी है। अंडरस्टूड? ओके। अभी ये पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखो solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at specified temperature। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, at specified temperature। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा टेम्परेचर अलग होगा तो सॉल्युबिलिटी अलग होगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यही है सॉल्युबिलिटी। ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस किस के ऊपर डिपेंड है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके। तो हमारे सर ने सिखाया था एसटीपी, याद रखने के लिए क्या सिखाया था? एसटीपी। ओके। कि ये सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो हमारे सर ने सिखाया था एसटीपी। हम तो गुजराती मीडियम में पढ़े थे, बट तुम्हारे लिए मैं बता देता हूँ बीटीएस, बट बीटीएस नहीं बीटीपी। ओके बीटीपी। सो क्योंकि गुजराती में यहाँ एस पे क्या था? स्वभाव। ओके तो अभी मैं स्वभाव तो नहीं बोलूंगा, तो यहाँ पे बोलूंगा बिहेवियर। ओके पीछे का सेम है टीपी। तो बिहेवियर किसका? 3 चीजों पे डिपेंड करता है, बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट एंड बिहेवियर ऑफ सॉल्वेंट। डन? कि solubility of a solute in a solution depends on first factor behavior। किसका behavior? Behavior of solute as well as behavior of solvent। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि पानी है जिसमें तुमने शुगर डाला, शुगर क्या है? सॉलिड। ओके। सॉल्वेंट क्या है? पानी, वो है लिक्विड। डन? तो ये शुगर को अंदर डाल दिया और डिसॉल्व कर लिया, तो डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व क्या हो गई? अच्छा। अब जैसे वो हम नेप्थेलिन बॉल्स हमारे कपबोर्ड्स में और हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वो यूरिनेट करने जाते हैं, टॉयलेट में भी रखे हुए होते हैं नेप्थेलिन बॉल्स व्हाइट कलर के, पता है ना? वो उसके भी बेस पे 9th में क्वेश्चन आए थे फर्स्ट ही चैप्टर में। ओके। सब्लिमेशन होता है, सॉलिड का डायरेक्टली गैस कन्वर्जन होता है, वो वाला। अब ये नेप्थेलिन बॉल्स को मैं डाल रहा हूँ अगर अंदर, किसमें? वाटर में, सेम अमाउंट, शुगर जितनी डाली उतनी ही, डिसॉल्व कर रहा हूँ, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? ये फैक्टर बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूट एंड बिहेवियर ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी सेम होना चाहिए। जैसे कि शुगर है वो पोलर इन नेचर है, वाटर है वो भी पोलर इन नेचर है। पोलर मतलब उसमें प्लस माइनस होगा कि भाई H2O तो H प्लस OH माइनस, उसमें भी। लेकिन जैसे ये नेप्थेलिन बॉल्स लिए, सो दैट इज नॉन पोलर इन नेचर। अब नेप्थेलिन बॉल्स को मैं केरोसिन के अंदर डाल दूं ना तो वो वहां पे डिसॉल्व हो जाएगा। नेप्थेलिन बॉल्स को मैं केरोसिन के अंदर डाल दूं तो वो वहां पे डिसॉल्व हो जा रहा है। क्यों? वहां पे उसका बिहेवियर मैच हो गया, बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूट एंड बिहेवियर ऑफ द सॉल्वेंट मैच हो गया। ये भी नॉन पोलर, केरोसिन भी नॉन पोलर, और बेंजीन ले लो, पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो। ओके। टॉल्यूइन ले लो, कुछ भी। ओके। सो दोनों नॉन पोलर, बिहेवियर मैच हो गया तो वो क्या हो गया? डिसॉल्व। अब वैसे ही शुगर को डाल दो केरोसिन में, नहीं होगी। शुगर को डाल दिया केरोसिन में और डिसॉल्व करो, डिसॉल्व नहीं होगी। क्यों? ये पोलर और वो नॉन पोलर। तो बिहेवियर मैटर्स। डन? ओके। तो बिहेवियर अगर सेम होगा, किसका? जो इकट्ठा होने वाला, 2 ही तो है भाई, पति पत्नी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ओके। उनके बीच से बनेगा सॉल्यूशन। तो अगर दोनों का बिहेवियर मैच होगा तो सॉल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व होगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बिहेवियर मैच नहीं होगा तो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। अंडरस्टूड? दूसरा क्या? टेम्परेचर। ओके। अभी तो बताया क्या, जैसे हमने बोला ना कि ग्लास है, शुगर है, 5 डाल दी, छठी स्पून डाली, सैचुरेटेड हो गया है। अब शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही। लेकिन अगर यही वाटर को, शुगर सिरप वाले सॉल्यूशन को मैं अगर गर्म करूं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाऊं उसका, 30 डिग्री है और 32 डिग्री ले जाऊं, तो ये छठी स्पून भी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। एग्जाम्पल ही याद रखो तो कंसेप्ट ऐसे ही याद रह जाएंगे, रटना नहीं है, एग्जाम्पल ही ऐसे याद रखो। डन? टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। हो गया टेम्परेचर।
हाँ, और एक टेम्परेचर देखो, जैसे कि याद रह जाए इसलिए, जैसे कि मैंने ये बहुत खराब, अच्छा ये बॉटल बना दी, ऐसी तो होती नहीं है सिंपली यार छोड़ो ना, मेरी ड्राइंग की कंपटीशन नहीं चल रही है। ये क्या है? कोका कोला। ओके, तो ये कोका कोला है। क्या किया मैंने? कर दिया पूरा फिज, क्या निकलेगा अंदर से? गैस। यस, ओके, कुछ और मत बोल देना क्या निकलेगा अंदर से? तो गैस निकलेगा। अच्छा, गैस पूरा निकल गया, पूरा एकदम रसना जैसा हो गया। अब तो पीने का भी शायद मजा ना आए। कई लोग होते हैं जो यही पीते हैं, हाँ, जैसे जूमी, जैसे अंजलि मैम। ओके अच्छा ठीक है, तो पूरा गैस निकल गया, अब है ही नहीं। लेकिन ये गैस कहाँ से आया? अंदर दिख तो नहीं रहा था, आया कहाँ से? डिसॉल्व किया गया था। ये गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया था। अब देखो, दो केस ही हमने पढ़ने हैं। एक केस, ये जो पहला एग्जांपल लिया वो सॉलिड एंड लिक्विड एंड सॉलिड, तो लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूट। और दूसरा केस पढ़ना है, दैट इज लिक्विड एंड गैस। अगेन लिक्विड सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा हमारे केस में, और डालेंगे वो क्या है? सॉल्यूट, वो गैस इन दिस केस। ओके, तो ये डिसॉल्व किया गया था क्या? CO2 गैस इसके अंदर, इसलिए अंदर चला गया था, हमें दिख नहीं रहा था। जैसे कि भाई वही सेम एग्जांपल, शुगर सिरप बनाई हुई है, अब दिखती है अंदर शुगर कहाँ है? नहीं दिखती, वो तो डिसॉल्व हो गई है, नहीं दिखेगी। वैसे ही यहाँ पर गैस दिखेगा नहीं, लेकिन जब हिलाओगे या ऐसे करोगे प्रैक्टिकली तो वो निकलेगा। अब ये निकल गया है, अब यही रसना, मतलब यही कोका कोला को अभी मैं गर्म करूं, थोड़ा टेम्परेचर दूं, तो जितना और डिसॉल्व हुआ है ना, थोड़ा बहुत भी रह गया होगा ना इसके अंदर, जो तुम्हारे हिलाने से बाहर नहीं निकला, वो भी निकल जाएगा। अगर इसको मैं टेम्परेचर दूं तो जितना तुमने उसको हिलाया, जो भी, ओके, और पूरा जो फिज निकल गया, जितना भी फिज निकलना था पूरा फिज निकल गया। अब गर्म करूंगा ना, अभी तो तुम सोचोगे कि सारा फिज तो निकल गया है, नहीं, सारा अभी भी नहीं निकल। जैसे ही इसको मैंने टेम्परेचर दिया ना, थोड़ा बहुत होगा ना, वो भी ऐसे बबल होकर बाहर निकल जाए। मतलब क्या? यहाँ पर देखो, दोनों ऑपोजिट केस है। टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हुई? कम हुई, निकल गया, वो डिसॉल्व था वो भी निकल गया बाहर। और लिक्विड के केस में उल्टा था कि टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी छठी वाली शुगर स्पून वो भी डिसॉल्व हो गई, छठवीं भी, 6th वन। डन, अंडरस्टूड? कंसेप्ट याद रह गया, एग्जांपल याद रख लो तो कंसेप्ट भी याद रह जाएंगे कि भाई लिक्विड के अंदर गैस है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और लिक्विड के अंदर सॉलिड है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यस। और थर्ड आता है प्रेशर। प्रेशर की बात हम इसमें नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे? लिक्विड और सॉलिड, उस केस में। क्यों? प्रेशर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है किस पे? गैस पे। सॉलिड लिक्विड तो भाई इनकम्प्रेसिबल है ना, प्रेशर की ज्यादा इफेक्ट होगी नहीं, तो उसको छोड़ो। अब यहाँ आ जाते हैं ये वाले केस पे कि प्रेशर, देखो सॉल्युबिलिटी, जैसे कि गैस है तो ये CO2 गैस कोको कोला में अंदर डाला किसने? हमने ही डाला। ओके, कैसे डाला? प्रेशराइज करके, प्रेशर बढ़ाया तो वो ज्यादा डिसॉल्व अंदर हो गया, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे और ज्यादा अंदर चला जाएगा। जितना ज्यादा प्रेशर, सब में अलग अलग होता है। नहीं बोलते ए यार थम्स अप बहुत स्ट्रांग होती है, कोक इतनी स्ट्रांग नहीं है, अरे फैंटा तो उससे भी कम स्ट्रांग है। मतलब क्या? सब में CO2 जो डिसॉल्व किया हुआ है उसकी क्वांटिटी, और क्वांटिटी भले ही सेम हो लेकिन उसका प्रेशर, वो जो प्रेशर से अंदर डिसॉल्व किया गया है वो क्या है? क्वांटिटी तो चलो मान लो सेम रखा, क्योंकि सबको 1 लीटर की बोतल है तो गैस भी सबको सेम दे दे, लेकिन प्रेशर जितना ज्यादा उतना डिसॉल्व क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए? तो इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये 3 चीज काम करती है सॉल्युबिलिटी पे। मतलब ये 3 चीज, बिहेवियर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। डन। एक मार्क में उल्टा पुल्टा करके JEE नीट या कहीं पर स्कूल में, बोर्ड में, कहीं पर भी पूछे, कंसेप्ट इतना BTP याद रख लेना, कंसेप्ट पर जाना, फिर क्वेश्चन को समझना तो आ जाएगा। डन? ओके, चलो तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, so let us consider the effect of this factor in solution of a solid or a gas in a liquid. Okay, तो ये पढ़ते हैं हम solubility
चलो तो पढ़ते हैं. ओके, पहला क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड. तो वही वाला केस, सॉलिड इन अ लिक्विड वाला केस. तो जो हमने डिस्कस कर लिया है वो थोड़ा फास्ट जाएंगे. एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड. जैसे मैंने बोला नेचर पे डिपेंड करता है. जैसे नैप्थेलिन बॉल पानी में डिसॉल्व नहीं हुए, शुगर सिरप और से शुगर कैरोसिन में डिसॉल्व नहीं हुआ. क्यों? उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर मैच नहीं हो रहा है. While sodium chloride and sugar dissolved readily in water, naphthalene and anthracene do not. Okay. On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene, but sodium chloride and sugar do not. क्योंकि उनका behavior match नहीं कर रहा है. That's why. It is observed that polar solutes dissolve in polar solvents and non-polar solutes in non-polar solvents. ये observation करके ही पता चला, ये कोई law नहीं है, but observation किया और बहुत सब बार ऐसा, हर बार ऐसा हो रहा है तो हमने observation निकाल लिया. दोनों polar होंगे तो हो जाएगा, दोनों non-polar होंगे तो हो जाएगा, opposite नहीं चलेगा. Done? Okay. Then, in general, a solute dissolve in a solvent if the intermolecular attractions are similar in the two, or we may say like dissolves like. Okay, मतलब कि जो interactions है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, वही चीज कहना चाह रहे हैं क्या, कि सुगर पानी में डिसॉल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल C6H12O6H2O वो लोग एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, इंटर अट्रैक्शन फोर्स से, वो फोर्स का भी एक्सचेंज हो रहा है. मतलब वो सेम फोर्स से दूसरों के साथ जुड़ने का ट्राई कर रहे हैं. ओके, बट जब पोलर और नॉन पोलर ले लिया तो वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने का ट्राई नहीं कर रहे हैं. मतलब ऐसा समझो कि तुमने एक सन्यासी साधु बाबा को बार में बिठा दिया तो वो बैठा रहेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस बैठे रहे. और तुमने वो बार वाले बंदे को या बंदी को, वो लड़के को जो जिसको ये लाइफस्टाइल पसंद है, उसको तुमने उठाकर हिमालय के कोई आश्रम में डाल दिया. तब वो बोले कि करो, क्योंकि क्या करेंगे, बस ऐसे देखता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा फोटो खींचेगा और क्या करेगा. ओके, क्यों? इंटरेक्शन वो कर ही नहीं सकता, उसके नेचर में ही नहीं है. ओके, उसका नेचर ही नहीं है, उसका नेचर बहुत चेंज हो गया है. तो दोनों अलग अलग है, इनको ये नहीं पसंद, इनको ये नहीं पसंद, और बीच वाले तो सबसे खतरनाक. अच्छा चलो. When a solid solute is added to the solvent, okay, तो solid solute solvent में add हो रहा है. Some solute dissolve and its concentration increase in solution. Okay, this process is known as dissolution. ठीक है. Some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution. मतलब collision भी होगा, थोड़े separation out भी होगा. This process is known as crystallization. कौन सी process? Crystallization मतलब वही 5, 1 चम्मच स्पून, दूसरी ग्लूकोज, तीसरी ग्लूकोज, 5 डाल दी और सारा का सारा डिसॉल्व हो गया शुगर पानी में. तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन. इसको ही डिसोल्यूशन बोलते हैं. और छठी डाली और नहीं हुई और वो नीचे जाके बैठ गई, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. कि भाई ये क्रिस्टल्स फॉर्म होकर बैठ गई है नीचे. क्यों? क्योंकि डिसॉल्व होने की जगह नहीं है, सब कुछ फिल्ड हो गया है, सैचुरेटेड, हाउसफुल. ओके, डन. So a stage is reached when the two processes occur at the same rate. Under such conditions, number of solute particles going into solution will be equal to the solute particles separating out and state of dynamic equilibrium reached. मतलब जो equilibrium हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो वो equilibrium मतलब reactant and product के बीच का equilibrium. तो अब हम equilibrium किसकी बात कर रहे हैं? Solvent and solute के बीच का equilibrium. किसके बीच का इक्विलिब्रियम? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच का इक्विलिब्रियम. कि जो 5 स्पून ऑफ शुगर डाल दी वो तो डिसॉल्व हो गई, उसका तो कुछ है ही नहीं. अब ये जो छठी शुगर डाली है, छठी स्पून डाली है शुगर की, तो अब क्या हो रहा है? क्या जो तुमने डाला वही नीचे बैठा है? नहीं, जो तुमने डाला हुआ है 6th स्पून ऑफ शुगर वो नीचे नहीं बैठा हुआ है, अभी भी डिसोल्यूशन चालू ही है. ये जो तुमने नया डाला हुआ है वो डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन जो पहले से डिसॉल्व था वो क्रिस्टलाइज हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है. मतलब कंटिन्यूअस क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है और कंटिन्यूअस डिसोल्यूशन भी हो रहा है सेम रेट पर.
तो वी कैन नॉट से कि जो 6th स्पून ऑफ शुगर हमने डाली है वही नीचे जाके बैठ गई, नहीं वही नहीं बैठी, लेकिन क्वांटिटी हमेशा उतनी की उतनी ही हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो रेट से डिसोल्यूशन हो रहा है वही सेम रेट से क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, सो वही है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में क्या हो गया है, हमारा इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। ओके, एट दिस स्टेज, ये सब कुछ समझने के लिए है, एज अ थियरी मोटा मोटा कुछ नहीं आएगा इसमें से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके, समझने के लिए। At this stage, the concentration of solute in solution will remain constant under the given condition. The temperature and pressure. Similar process. अब ये सब जो भी कुछ हमने पढ़ा कि भाई पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम, ये सब कुछ हमने पढ़ा, वो सारे केस में प्रेशर और टेम्परेचर हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट ही है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं। अब आते हैं टेम्परेचर प्रेशर पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वही चीज बुक में से पढ़ रहे हैं हम। ओके, सो कहाँ गए, यहाँ, एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, या सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट्स such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called the saturated solution. Obviously कि भाई अब जब ऐसी सिचुएशन रीच हो जाए कि प्रेशर सेम है, जितना था उतना ही, टेम्परेचर भी जितना था उतना ही, और अब कोई नया सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए सॉल्वेंट में, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मैंने बोला ये आया था, इसलिए अभी दिमाग में इसलिए पूछ रहा हूँ कि वही 5 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व हो गई, 6th स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व नहीं हुई, और हमने बोल दिया कि ये जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हमने गर्म किया, हीट दिया, तो ये जो 6th स्पून ऑफ शुगर है वो भी डिसॉल्व हो गया। अब ये सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, इसे भी सैचुरेटेड या उसे, इसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 थे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ओके, 3 थे, तो अभी आया इसलिए 3। तीसरा वाला कौन सा, कि तुमने कुछ उंगली की, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ी है, अदरवाइज तो वो सैचुरेटेड हो गया था, तो वो कौन सा आ गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, हाँ चलो, सो एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट the same temperature. The solution which is dynamic equilibrium undissolved solute is the saturated solution, contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent. ठीक है, ओके, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सच अ सॉल्यूशन इन इट्स सॉल्युबिलिटी, वो तो है ही कि भाई कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें जितना कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का डिसॉल्व हो रहा है वही हमारी सॉल्युबिलिटी है। हमें हमारा मोटो, हमारा गोल, हमारा अटेंशन कहाँ है, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट solubility of one substance into another depends on the nature of substances। मतलब कि पहले हम ऑब्जर्व किए थे कि ये जो सॉल्युबिलिटी है एक सब्सटेंस की डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ द सब्सटेंस, बिहेवियर पे। अब इन एडिशन टू दिस वेरिएबल्स, 2 other पैरामीटर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो कंट्रोल्स दिस फिनोमेनन। मतलब बिहेवियर हो गया और टेम्परेचर और प्रेशर भी कंट्रोल करता है। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ, बहुत ही बढ़िया, हाँ देखो याद, मतलब अगेन JEE नीट, और मतलब कि एक मार्क में छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से कंसेप्ट वाइज। ओके, ऐसा नहीं बड़ा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, ऐसे नहीं कुछ। The solubility of a solid in a liquid is significantly affected by the temperature changes। Temperature change करेंगे तो इफेक्ट तो होगा ही, पता ही है हमें, लिक्विड में भी और दोनों, मतलब सॉलिड इन लिक्विड में भी और गैस इन लिक्विड में भी, दोनों में हमने देखा एग्जांपल। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1.10। ओके, मतलब अभी जो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन वाला इक्विलिब्रियम था वो 1.10 वही होगा ना, मैंने इक्वेशन, हाँ बस वही है।
So this being dynamic equilibrium must follow the Le-Chatelier principle. याद आया? अभी अभी पढ़ा था थोड़े महीने पहले Le-Chatelier principle क्या बोलता है. एक क्विक रिवीजन फटाफट बोल दूं क्योंकि अभी हम वापस में पूछूंगा तुम आंसर दोगे, टाइम ज्यादा जाएगा. क्या है Le-Chatelier प्रिंसिपल जो हम 11th में पढ़े थे भाई. रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है. जैसे कि हमारा एग्जांपल ओके हेबर काका वाला प्रोसेस कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन और बन गया क्या एमोनिया. हेबर प्रोसेस ओके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन गया एमोनिया. अब अगर मैं जो एमोनिया बन रहा है जितना भी बना इतने मोल्स मतलब हम बोल सकते हैं ना स्टोइकियोमेट्री तो हम 11th में पढ़ चुके थे ओके कि भाई N2 plus H2 that will make NH3. तो कितना है ये 2 है तो ये 3 कर दो ये 2 कर दो 3 2 6 3 2 6 2 और 2 हो गया बैलेंस ओके. सो क्या है कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेंगे तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन उसके साथ कनेक्ट होगा और टोटल बनेंगे 2 मोल्स ऑफ एमोनिया. मोल्स बोलो मॉलिक्यूल बोलो दोनों सेम ही है यहाँ पर. डन ओके. तो इतना बनेगा वो हमें पता है. अब मैंने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया और ये जो बना ना 2 मोल्स ऑफ एमोनिया जैसे ही बना ना ओके 2 मोल्स होने ही नहीं दिया. जैसे ही अभी बनते जा रहा है ना मैंने क्या किया निकालना शुरू कर दिया. एमोनिया निकाल रहा हूं. तो मैं एमोनिया निकाल रहा हूं मतलब क्या कि ये लोग इतना बन जाए ना तब तो रुक जाएंगे. जैसे ही 2 मोल्स बन गया मतलब वो लोग इकट्ठा होना क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे ओके. लेकिन जैसे ही मैंने यहां निकाला दैट मीन्स कि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया. प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई. और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई तो Le-Chatelier प्रिंसिपल क्या करेगा जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो डिस्टर्बेंस को कवर करने का ट्राई करेगा. तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो गई तो Le-Chatelier प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़े उस डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी. तो ये कम हो रहा है तो ये बढ़े उस डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी. तो ये कब बढ़ेगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तभी बढ़ेगा. तो फॉरवर्ड ये निकालता जा रहा हूं तो ये इकट्ठा मतलब पूरा का पूरा बनता ही जा रहा है बनता ही जा रहा है. तो यही था Le-Chatelier प्रिंसिपल. वैसे ही ये तो क्वांटिटी थी उसमें टेम्परेचर भी था ओके कि यहाँ पर टेम्परेचर सपोज बढ़ रहा है तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर कूल कर दिया तो वापस Le-Chatelier प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो मैंने अगर कम कर दिया है तो वापस बढ़ाना पड़ेगा. तो जिस डायरेक्शन में बढ़े उस डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी फिर चाहे वो फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो. यही था Le-Chatelier. चलो अब वापस यहाँ आ जाओ इतना ही जरूरी था. सो Le-Chatelier प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अब देखो इन जनरल इफ in a nearly saturated solution this dissolution process is endothermic. कौन सी एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर जा रही है. एक्सोथर्मिक मतलब बाहर निकल रही है. एंडोथर्मिक मतलब अंदर जा रही है ओके. तो सिस्टम के अंदर हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रही है हीट चली जा रही है. एंडोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर. मतलब कि जब तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इकट्ठा करो ओके तो होता क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इकट्ठा करो तो ये प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक है. मतलब ये एटमॉस्फेयर में से भी हीट क्या कर लेगी एब्जॉर्ब कर लेगी. एटमॉस्फेयर में भी थोड़ी हीट भी देनी पड़ेगी तब जाके ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो ये क्या है इसको हीट दिया मतलब टेम्परेचर इसको दिया तो वो क्या है अच्छे से सॉल्युबल हो रही है. मतलब ये प्रोसेस इकट्ठा होने के लिए ही ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है. तो इकट्ठा होने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो हम और हीट देंगे तो वो और इकट्ठा होगी. और हीट देंगे तो और इकट्ठा होगी. मतलब और हीट देंगे मतलब क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. तो टेम्परेचर इंक्रीज क्योंकि ये एंडोथर्मिक है ना. एंडोथर्मिक मतलब क्या उसने सिस्टम ने एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब की. वही तो है एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में तो एटमॉस्फेयर को हीट देगा वो. यहां पर तो एटमॉस्फेयर में से हीट ले रहा है. तो एटमॉस्फेयर में से हीट ली और सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये मिलकर बन गया हमारा सॉल्यूशन. तो एटमॉस्फेयर में से हीट ली तब जाके वो लोग अच्छे से इकट्ठा हुए. तो और हीट अगर मिलेगी उनको तो और अच्छे से इकट्ठा होंगे. तो और अगर हम हीट दे उनको हम जानबूझ के दे रहे हैं. एटमॉस्फेयर में से जो लेना था वो उसने ले लिया लेकिन हम जानबूझ के दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा सॉल्युबल करना है. वही केस वाटर और शुगर वाला
कि और ज्यादा सॉल्युबल करना है तो मैं क्या करूंगा, और हीट दूंगा और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो शुगर ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो इस एग्जाम्पल से तुम समझ गए कि द मिक्सिंग ऑफ शुगर एंड वाटर इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। Mixing of water. एंड शुगर एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक ही है, सेम ही तो एग्जांपल दिया मैंने कि एंडोथर्मिक है। क्यों? हीट रिलीज होती है, अभी घर पे जाके करना एक्सोथर्मिक शुगर डालना और बोलना गर्म हो गया पानी, ऐसा नहीं होगा। ओके, एंडोथर्मिक है, वो हीट ले लेगा। ओके, एटमॉस्फेयर में से हीट क्या कर लेगा, ले लेगा, तो वो एंडोथर्मिक है। मतलब हीट मिल रहा, देखो क्या क्या है, हीट आ रहा है, सॉल्यूट आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है, सब लोग इकट्ठा हो गए और सॉल्यूशन बन गया। तो मतलब और इकट्ठा करना है अच्छे से तो और हीट देनी पड़ेगी। मतलब वही कि अगर हम और टेम्परेचर देंगे अगर, तो ज्यादा 6th स्पून ऑफ शुगर भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। वही तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कब? एंडोथर्मिक प्रोसेस तब। कई प्रोसेस ऐसी होती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया ना, धर 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 गरम 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 हो गया, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी जो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको तुम हीट देने का सोचोगे कैसे? जो ऑलरेडी गुस्से में है उसको क्यों गुस्सा दिलाओगे? ओके, तो जो एक्सोथर्मिक है, जो हीट रिलीज कर रहा है, उसको हीट देने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो उसमें से हीट खींच लेंगे हम, तब जाके वो सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व करेगा। इससे उल्टा कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो एक ही याद रखो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डाउन करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एक ही याद रखोगे, एक ही समझोगे तो बाकी सब समझ जाओगे और बाकी सब याद भी रह जाए, लेकिन एक अच्छे से समझो। यही एक ही याद रखो, क्या एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर अगर हम बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी क्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एंडो में। तो फिर एक्सो में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। डन? ओके, क्योंकि ऑलरेडी उसमें तो ज्यादा ही है भाई टेम्परेचर, वो तो दे रहा है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर को। तो देखो, the solubility should increase with the rise in temperature, and if exothermic, the solubility should decrease with the rise in temperature। मतलब अगर तुमने और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर तुमने दिया और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो कोको कोला वाला एग्जांपल एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? आराम से सोचो और बोलो। हमने क्या बोला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, एंड रिवर्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो कोको कोला वाला एग्जांपल जो मैंने बोला कि और गर्म करोगे तो जो बाकी वाला CO2 डिसॉल्व है वो भी चला जाएगा। तो ये प्रोसेस, ये सॉल्यूशन कौन सा, CO2 इन कोको कोला और से CO2 इन लिक्विड, वो सॉल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। क्यों पक्का? हाँ, वो गैस निकालेगा, मतलब टेम्परेचर के तभी तो गैस बाहर निकलेगी, और जैसे ही फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और जैसे टेम्परेचर कंसेप्ट समझो फिर से, अब फिर से तुम ही आंसर देना, मैं वापस सिर्फ तुम्हें वही एग्जांपल फिर से समझा रहा हूँ। कोको कोला की बोतल थी, हमने ऐसे इधर उधर लेने गए और घर तक आते आते बहुत हिलाया उसको, और फिर यहाँ आके ओपन किया तो सब निकल गया। सारा डिसॉल्व्ड गैस अंदर जो था, डिसॉल्व्ड था, सॉल्यूट जो डिसॉल्व्ड था गैस CO2 वो निकल गया। मैंने बोला और भी अगर 100% नहीं निकला, 100% निकलना हो ना तो इसको और थोड़ा गर्म कर दो। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे हीट दी ना, ये जो थोड़ा अंदर अभी भी डिसॉल्व बाकी था जो नहीं दिख रहा था वो भी निकल जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या हुई,
क्यों? CO उड़ गया मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी क्या हुई? बढ़ गई ना। बढ़ गई या कम हुई? सबके अपने अपने आंसर होंगे। बढ़ेगी तो उसमें गैस और आ जाएगा। हाँ, गैस को तो अंदर जाना है तो बढ़ेगी कहलाएगा। गैस अगर अंदर से बाहर निकल रहा है तो कम हुई कहलाएगा। ओके, तो गैस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस और बाहर निकल जा रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हुई? फिर से वही क्वेश्चन, कम हुई। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब तुम बताओ ये प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस जो थी वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? अब समझ में आ गया? पक्का? श्योर ना? अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिर से हमारा एग्जाम्पल क्या है? पहले वापस वही एग्जाम्पल, पानी, शुगर डाला, डिजोल्व होती रही 5 स्पून तक, 6th वाली स्पून डाली, डिजोल्व नहीं हुई, नीचे बैठ गई, डिजोल्व 5 स्पून तक हो गई थी, वो था डिजोल्यूशन। जो 6th वाली नहीं हुई वो है क्रिस्टलाइजेशन, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। ओके, अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से वो 6th स्पून ऑफ शुगर भी क्या हो गई? डिजोल्व हो गई। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये सब तो नेचर की बात भी थी अंदर ऊपर, ये कोक का नहीं समझ आया। क्या? हाँ, कोक वाला भी अब वहीं पे आते हैं, ये तो समझ लो। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 6th स्पून ऑफ शुगर भी डिसॉल्व हो गई। तो ये केस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ओके, कोक वाले केस में अभी ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में पढ़ो ही नहीं, सिर्फ इतना ही, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई इन दिस केस। कोक वाला एग्जांपल, गैस जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड था लिक्विड में, वो भी जो भी हमारा सिरप है उसमें, कोका कोला का सिरप में गैस डिसॉल्व्ड था, वो सब कुछ बाहर निकल गया। ओके, प्रेशराइज करके अंदर डाला हुआ था, प्रेशर रिलीज हुआ तो बाहर निकल गया। तो मतलब बाहर निकल गया मतलब क्या? पूरा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट बाहर निकल गया, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट बाहर निकल गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई? बढ़ी या कम हुई? कम हुई। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट, मतलब ऐसा समझो सॉल्वेंट 99 ग्राम है और सॉल्यूट सिर्फ 1 ग्राम है, तो ये तो सॉल्युबिलिटी वेरी 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 लेस, राइट? ओके, इतना ही सॉल्यूबल हुआ है, सिर्फ 1 ग्राम। अंडरस्टूड? तो ये क्या, अब ये हो गया। अब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कि ये पूरा तो निकल गया, मतलब सॉल्यूट बहुत कम है इसमें। अब अगर मैं गर्म करूं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, थोड़ा भी अगर बाकी होगा ना वो भी निकल जाएगा, मतलब फिर से थोड़ा भी बाकी होगा वो भी निकल जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हुई? और कम हुई, और कम हुई। तो टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। दोनों केस समझ में आ गए? अच्छा, अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में आओ। क्या बोल रहे हैं हम कि इफ एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब सिस्टम में से हीट एब्जॉर्ब करे, सॉरी सराउंडिंग में से सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे, सराउंडिंग में से सिस्टम एब्जॉर्ब करे। सो ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, और उसको थोड़ी हीट भी चाहिए, वो सराउंडिंग में से ले लेगा और अच्छे से मिक्स होके सॉल्यूशन बना लेगा। इसी को हमने एंडोथर्मिक बोला। तो यही है एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक में जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी बढ़ी। वही केस, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, लेकिन ये प्रोसेस कौन सी है? एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक हो तो अब एक्सोथर्मिक मतलब क्या? सिस्टम के अंदर हीट बहुत ज्यादा है, वो सराउंडिंग में हीट दे रहा है। अरे ऑलरेडी सराउंडिंग में हीट दे रहा है तो हम सराउंडिंग में से उसको हीट क्यों दे? तो हम हीट नहीं देंगे, वो दे रहा है तो हम ले लेंगे कि भाई तू दे ही रहा है तो हीट मुझे दे दे। तो जैसे जैसे वो हीट देता जाएगा, ओके, वैसे वैसे उसका क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब हम उसमें से हीट ले लेंगे तब। अंडरस्टूड? इसमें मतलब टेम्परेचर उसका क्या करेंगे? कम करेंगे तब, और यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। अंडरस्टूड? डन? ओके, तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर सब कुछ हमने देख लिया।
दिस ट्रेंड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, हम एक्सपेरिमेंटली भी ये चेक कर सकते हैं. यस, डन, पक्का. ओके चलो अब प्रेशर की बात करते हैं. प्रेशर की बात में ये तो आएगा ही नहीं, सॉलिड इन लिक्विड हमने बात की कि गैसेस ही आएगा. अच्छा, pressure does not have any significant effect on the solubility of solids and liquids. It is so because solids and liquids are having covering practical unaffected by the changes in pressure. Yes, इतना ही बोला है, that's it. तो मतलब प्रेशर की इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहाँ आएगा? जहां पे गैस होगा, जहां पे गैस होगा, एज अ सॉल्यूट होगा तो भी और एज अ सॉल्वेंट होगा तो भी. लेकिन कभी भी अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों में से भी एक क्या है? गैस, तब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने को मिलेगा. डन, पक्का. ओके, अब ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा? टेम्परेचर की तो हमने बात की कि यहाँ पे बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, और ये केस में हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम हुई. ओके, तो वैसा ही प्रेशर के लिए देखने को नहीं मिलेगा. उसके लिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यही वाला केस पढ़ रहे हैं. डन, पक्का, अंडरस्टूड.